हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैक्स गपशप में। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक बहुत बड़ा मुद्दा हमेशा से रहा है। डिपार्टमेंट जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है अलाउ अलाउ करने में कई बार काफी सारी रिस्ट्रिक्शन वैसे ही पोस्ट हो जाती हैं। सेक्शन 16(2) की अगर मेनली बात करें हम, वहाँ पे कंडीशन रह जाती हैं। सेक्शन 17(5) में हमारा ऑलरेडी काफी जगह ब्लॉक क्रेडिट रहता है। तो इसमें किस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट में अगर हमारे को कोई नोटिस आया है तो हमें बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखना है और कुछ जजमेंट्स को ध्यान में रखना होता है। उसके हिसाब से जो है हम अपना जो है रिप्लाई ड्राफ्ट करेंगे। तो आज हम ऐसा ही एक एक हाई कोर्ट का डिसीजन जो है डिस्कस करने जा रहे हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग। और उससे हमें बहुत ज्यादा मदद मिलेगी हमारे अपकमिंग जो है रिप्लाईज के लिए, कि जब भी हम रिप्लाई करें तो हम उसमें क्या क्या कोट करें वो भी हमें मदद मिलेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं उस डिस्कशन को। वो देखते हैं हाई कोर्ट ने क्या अपना फैसला दिया उस केस में। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम मूव करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर और देखते हैं क्या हाई कोर्ट कहता है इस मुद्दे पे। ये जो केस है आस्था इंटरप्राइजेस का, ये हमारा जो है ये पटना हाई कोर्ट का केस है। ठीक है। इस हाई कोर्ट के इस केस में क्या क्या बातें हुई उसको लेके चलते हैं वन बाय वन। इसमें फैक्ट ऑफ द केस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हुआ क्या कि सप्लायर ने जो है टैक्स पे नहीं किया गवर्नमेंट को। सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया गवर्नमेंट को। ठीक है। आप अपने आप को एज अ बायर एज्यूम करना। ठीक है। पूरी वीडियो में एज अ बायर एज्यूम करना आप अपने आप को, और मानना सामने वाली पार्टी जो है सप्लायर थी। आपने कुछ आइटम ली थी। ठीक है। उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया था। आप मैन्युफैक्चरर थे, आप ट्रेडर थे, आप सर्विस प्रोवाइडर थे। ठीक है। आपने कुछ आइटम ली थी या कुछ सर्विस ली थी जिसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया था। मान लो 1 लाख रुपए की आपने सर्विस लिया, आपने इनपुट लिया था कोई। ठीक है। उसके ऊपर आपने 1 लाख प्लस 18% जीएसटी पे किया था। ठीक है। 1,18,000 का आपके पास बिल आ गया। ठीक है। आपके पास 1,18,000 का बिल आ गया, आप एलिजिबल हैं, सारी कंडीशन सेक्शन 16(2) की सेटिस्फाइड होती है, आपने क्रेडिट आप ले सकते हो। यहाँ पे सप्लायर ने, मान लेते हैं ये बिल, मान लेते हैं सितंबर मंथ का था, या सपोज इजी करने के लिए इसको कहते हैं हम अप्रैल मंथ का बिल है, अप्रैल 2023 का बिल था। ठीक है। कंडीशन सारी सेटिस्फाइड हो गई, क्रेडिट ले लिया। ठीक है। अब सप्लायर ने उस बिल का जो 1 लाख प्लस 18% जो मेरे पास बिल आया था, उस सप्लायर ने उसका जीएसटी, उसका 18,000 जो जमा करना था वो नहीं किया। अब इस केस में हाई कोर्ट मेरा आईटीसी किस तरीके से जो है डिसअलाउ कर रहा है उस मुद्दे पे बात हो रही है। यहाँ पे क्या करा, ऑर्डर पास कर दिया। ठीक है। ऑर्डर वाज पास बाय द अथॉरिटी डिनाइंग आईटीसी टू द बायर। मेरे पास जो है नोटिस आया और मेरा जो 18,000 का जो आईटीसी मैंने क्लेम किया था उसको डिसअलाउ कर रहा है। ठीक है। बायर डिड नॉट फाइल एनी अपील बिफोर ड्यू डेट। ठीक है। ड्यू डेट भी निकल गई या अपील फाइल नहीं करी। ठीक है। उसने कहा यार कि जो है मैं अपील किसी वजह से, मान लो चाहे रह गई अपील फाइल करनी, बाद में बायर ने रिट रिट फाइल कर दी हाई कोर्ट पे। ठीक है ना। रिट फाइल कर दी बाद में हाई कोर्ट पे। अब क्या मुद्दा हुआ इस पे, ये कहता है कि 8 बातें जो है हमें जो है मेनली ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी इन पे। जो है कहता है आईटीसी इज अ कंडीशनल राइट। पहले क्या है कि कंडीशनल राइट है, सेक्शन 16(2) में जो कंडीशन है अगर वो सेटिस्फाइड होती है तो ही एज अ बायर मैं आईटीसी ले सकता हूं। ठीक है ना। उसमें जो है अलग अलग कंडीशंस, वो अगर सेटिस्फाइड हो जाएंगी तो ही मैं उसमें आईटीसी ले सकता हूं। उसमें सेक्शन 16(2) के क्लॉज सी में कहता है वो कि जो है पे हो जाना चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स पे हो जाना चाहिए। यहाँ पे अब साथ साथ लेके चलते हैं। बेनिफिट इज वन confirmed by the law if the condition prescribed in the statute are not complied, no benefit will be given to the claimant। ठीक है ना। अगर कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर सेक्शन 16(2) की कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो, यहाँ पे जो मेनली वो बात करना चाह रहा है सेक्शन 16(2) के रिस्पेक्ट में बात करना चाह रहा है। वो कहता है कि सेलर ने, सप्लायर ने गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं किया, तो सेक्शन 16(2) की जो है कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, तो इसलिए वो बायर्स को जो है आईटीसी अलाउ नहीं कर रहे।
ठीक है, यहीं पे पॉइंट नंबर सेकंड में यही बात करता है, सेक्शन 16(2) क्लॉज सी प्रोवाइड दैट द टैक्स शुड बी एक्चुअली पेड। जो 18,000 जो हमारे एग्जाम्पल में वैल्यू थी, जो वो सेलर को जो है गवर्नमेंट को पे करनी थी। ठीक है ना, हमारे पास बायर, एज अ बायर हमने इसका क्रेडिट ले लिया, आईटीसी ले लिया था, लेकिन यहाँ पे इसने 18,000 पे नहीं किया गवर्नमेंट को। यहाँ पे गवर्नमेंट को दिक्कत हो गई कि भैया ये 18,000 अगर गवर्नमेंट को मिल जाते तो मेरे को आईटीसी देने में उसको दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो 18,000 उसको नहीं पहुंचे, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट को दिक्कत होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे वो कहता है सेक्शन 16(2) क्लॉज सी की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, जो एक्चुअली पेड की बात करता है वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई। इफ टैक्स इज नॉट पेड, आईटी इज नॉट अवेलेबल। ठीक है ना, सेक्शन 16(2), क्योंकि लॉ जो कह रहा है वो तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा, और लॉ के हिसाब से ये कि आईटीसी, बायर आईटीसी कब ले सकता है, जब सेलर ने उसको एक्चुअली पे कर दिया हो। तो यहां पे वो कहता है हाउएवर एज लॉन्ग एज द टैक्स पेड बाय द परचेजर, टैक्स पेड बाय द परचेजर टू सेलर, परचेजर मैंने तो उसको दे दिया 18,000 रुपए, लेकिन उसने आगे 18,000 जमा नहीं कराए। मैंने उसको 1,18,000 देने थे, मैंने 1,18,000 उसको दे दिए, उसने उसमें से 18,000 जो आगे जमा कराने थे वो उसने जमा नहीं कराए। ठीक है ना, इज नॉट पेड अप टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर, द परचेजर कैन नॉट रेज अ क्लेम ऑफ आईटीसी। ठीक है ना, बिल्कुल सही बात है, एज पर लॉ है, बिल्कुल लॉ पर बात करी गई है कि अगर गवर्नमेंट के पास 18,000 नहीं मिले तो ऑब्वियसली वो हमें बेनिफिट नहीं देगी। अब रिकवरी मैकेनिज्म में नॉट हेल्प द बायर। अब यहाँ पे बात क्या है, ये मुद्दे की बात आ जाती है, मेरली फैक्ट दैट देयर मे बी अ मोड ऑफ द रिकवरी प्रोवाइडेड अंडर द लॉ वुड नॉट एब्सोल्यूट द लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर। टैक्स पेयर उसको एज अ सप्लायर से कलेक्ट करना था। ठीक है ना, यहां पे कहता है वुड नॉट एब्सोल्यूट द लाइबिलिटी ऑफ द टैक्स पेयर टू सेटिस्फाई द एंटायर लाइबिलिटी टू द गवर्नमेंट। यहां पे एक्चुअल में टैक्स कौन डिपॉजिट करेगा, सप्लायर डिपॉजिट करेगा, हमसे लेगा, जमा करेगा। ठीक है, हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, हम वो देखेंगे सेक्शन 16(2) के हिसाब से, उसको जो है जमा करके चलना है। ठीक है ना, मैं तो अपना आईटीसी ले सकता हूं ना, मैंने उसको अगर पेमेंट नहीं भी करी होती अभी, ठीक है, मेरे को तो 180 दिन मिलते हैं ना प्रोवाइजो के हिसाब से, सेक्शन 16(2) के सेकंड प्रोवाइजो में 180 दिन है, अगर तब तक नहीं करी फिर मेरे को आईटीसी रिवर्स करना है। लेकिन तब तक मैं तो अप्रैल में मेरे पास इनवॉइस आ गया, मैंने सर्विस ले ली, मतलब सेक्शन 16(2) की अगर सारी कंडीशन सेटिस्फाइड थी तो मैं तो एलिजिबल था ना आईटीसी लेने के लिए, मैं तो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल था। सेलर को 18,000 उसी महीने जमा करने थे, सेलर को 18,000 उसी महीने जमा करने थे। यहां पे क्या कहता है, कॉन्ट्रैरी बायर कैन रिकवर टैक्स फ्रॉम द सप्लायर। ठीक है ना, मैं एज अ बायर अगर मैंने उसको 18,000 दे दिए और उसने जमा ना कराए, मैं उसको कहूंगा नहीं भैया मेरे को नोटिस आ गया 18,000 का, ठीक है ना, तो भैया मेरे को या तो 18,000 वापस कर, मेरे को डिमांड आ गई मेरी 18,000 की, तेरे चक्कर में मैंने आईटीसी लिया, मेरे आईटीसी के चक्कर में तूने पे नहीं किया, मैंने आईटीसी लिया, मेरे को डिमांड आ गई, तो वहां पे एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो है इसको कॉन्ट्रैक्ट में भी डाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना, द सेलर एंड परचेजर हैव एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट विदाउट जक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, गवर्नमेंट ने तो अपना लॉ में लिख दिया ना, गवर्नमेंट ने तो अपनी कंडीशंस लिख दी ना कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई आप आईटीसी ले सकते हो। हम एक जनरल बायर और सेलर आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि भैया जो मैं टैक्स पे करूंगा तो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। ठीक है ना, ताकि इस तरीके का इश्यूज ना आए। When a supplier failed to comply with the statutory requirement, the remedy available to the purchaser dealer is only to proceed for the recovery against the seller। ठीक है ना, अब सेलर के पीछे पड़ना पड़ेगा, सेलर भैया तो दे 18,000, हम 18,000 जमा कराएंगे गवर्नमेंट को, हमारे ऊपर डिमांड आ गई है। बायर कैन सीक रिफंड फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ द सप्लायर पे। अब ऐसा ना हो कि मैंने भी जमा करा दिए, कि मेरे ऊपर नोटिस आया, मैंने भी गवर्नमेंट को दे दिए, और वहां से सप्लायर ने भी गवर्नमेंट को दे दिए, मैंने भी 18,000 गवर्नमेंट को दे दिए कि यार नोटिस आ रखा है, जब मैंने भी दे दिए, और वहां से सप्लायर पे, मतलब गवर्नमेंट के पास ऐसा ना हो कि दो बार, और अगर चला गया तो फिर बायर जो है उसका रिफंड जो है अप्लाई करेगा कि भैया मैंने आपको टैक्स मिल गया ना, मेरा जो अमाउंट गया है वो वापस कर दो। तो गवर्नमेंट डिफाइनली वुड यूज इट्स मशीनरी टू रिकवर द अमाउंट फ्रॉम द सेलर डीलर, मेनली क्योंकि क्या है, टैक्स किसको देना था, सेलर को देना था, सप्लायर को देना था टैक्स। ठीक है ना,
एंड इफ सच अमाउंट आर रिकवर्ड एट द लेटर स्टेज, किससे रिकवर, सेलर से रिकवर हो गया, तो क्या करेगा परचेजर डीलर वो है पेड, जो मैंने भी टैक्स दे दिया, ठीक है ना, टू द सप्लायर वुड पॉसिबली सी का रिफंड, ठीक है ना, उस केस में क्या होगा, उसका रिफंड जो है मान लिया जाएगा। गवर्नमेंट कैन आल्सो रिकवर टैक्स फ्रॉम द सेलर डीलर, वही मैं बात कर रहा हूँ कि वहां से वी रिकवर, गवर्नमेंट को तो देखो रिकवरी होनी चाहिए, उसको 18,000 की रिकवरी, उसको वहां से टैक्स मिलना था, वहां से टैक्स मिल गया, ठीक है, तो मैं आईटीसी की, मेरे लिए आईटीसी अलाउड हो गया, अगर मैंने भी पे कर दिया तो उसका रिफंड मिलेगा, ठीक है। इसलिए हमने एज अपने आप को, इसको इजी समझने के लिए अपने आप को एज अ बायर जो है यहाँ पे कंसिडर किया, ताकि हम इस पूरे केस को इजिली समझ पाए। if even if the recovery from the supplier is affected by the purchasing department, the dealer, the state would be able to recover the tax amount collected and not paid to the exchanger from the selling department, since the rigor of the provision for the recovery of the failure to pay after collecting tax enable the government to do so, ठीक है ना। गवर्नमेंट के पास तो अपना राइट है, गवर्नमेंट तो सेलर पहले रिकवरी किससे होनी है, सेलर से होनी है, टैक्स तो अल्टीमेटली उसने देना था ना, 18,000 तो उससे नहीं देने थे, जब वहां से रिकवरी नहीं हुई तो बायर ने जो है यहाँ पे नोटिस भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजमेंट डिस्टिंग्विश, यहाँ पे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जजमेंट जो है अलग अलग हो जाती है। अगर डीवाई बेथल एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे क्या था, डिसीजन इग्नोर्ड द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 16(2) क्लॉज सी, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का डीवाई बेथल एंटरप्राइजेस का जो केस था, वहां पे उसके हिसाब से क्या है, डिसीजन इग्नोर्ड द प्रोविजन अंडर सेक्शन 16(2) सी, ठीक है ना। वो जो डिसाइडेड केस लो है वो जो है इसको इस सेक्शन 16(2) की क्लॉज नंबर सी को जो है वो इग्नोर करता है, ठीक है ना। वो कहता है कि भैया आप ले सकते हो एज अ बायर, आप क्रेडिट ले सकते हो, सप्लायर ने नहीं दिया, आप कैसे एज्यूम कर सकते हो कि आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो आप एज अ गुड फेथ में क्रेडिट ले सकते हो। ये डीवाई बेथल एंटरप्राइजेस का सुप्रीम कोर्ट की जो है डिसीजन जो है दिया गया था। अगर यही बात करें ईकॉम गिल कॉफी ट्रेडिंग का, तो डज नॉट अब्सॉल्व द एसएससी फॉर राइगर प्रोवाइडर अंडर 16(2) सी, ठीक है ना। हर एक का अलग अलग वो है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपना डिसीजन दिया, ठीक है, हाई कोर्ट ने कुछ अपना डिसीजन दिया, आपस में जो है दोनों के डिसीजन जो है डिफर हो सकते हैं। अब बेसिकली इसका वे फॉरवर्ड आगे हम किस तरीके से इसको लेके चले, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें, आईटीसी नॉट अवेलेबल इफ द टैक्स इज नॉट पेड बाय द सप्लायर, हाई कोर्ट ने तो पकड़ ली जिद कि भैया आईटीसी नहीं दूंगा, टैक्स नहीं मिला आईटीसी नहीं दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें क्या चीजें, किन मुद्दों का ध्यान में रखना है, ऐसे अगर इस तरीके के डिसीजंस हैं, हमें क्या ध्यान में रखना है कि हम जब अपना परचेज ऑर्डर जो है ड्राफ्ट कर रहे हैं, सेलर और बायर जब अपना परचेज ऑर्डर जो आपने अपनी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वहां पे प्रॉपर टैक्स के क्लॉजेस डाला जाए कि भैया जो बायर जो टैक्स पे जो टैक्स का एलिमेंट है, सेलर उसको प्रॉपर जो है ऑन टाइम जमा करेगा, पहले ही परचेज ऑर्डर में आप ये चीज डाल दो। साथ ही साथ बायर को क्या में ध्यान में रखना है, बायर जो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन उसकी चेक करे सेलर की प्रॉपर है कि नहीं है, जीएसटी 3B फाइलिंग स्टेटस ऑनलाइन वो चेक कर लेगा कि 3B सारी फाइल हो रही है कि नहीं हो रही, स्टार्टिंग से चेक कर ले कि स्टार्टिंग से सारी रिटर्न्स वगैरह प्रॉपर फाइल हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। इस तरीके से चीजें आईटीसी क्लेम जो है उस तरीके से वो चेक कर ले कि ये मतलब बेसिकली देखो जितना बायर एक्सेस कर सकता है कंप्लीटली, तो उसके बाद लॉगिन तो है नहीं सेलर का, वो जितना अपने पास एक्सेस है उस हिसाब से वो जो है एश्योर हो जाए कि सेलर जो है जेन्युइन है, वो टाइमली अपनी रिटर्न भी फाइल कर रहा है, रिटर्न में ऑब्वियसली वो वैल्यू ट्रैक नहीं कर सकता, फाइलिंग स्टेटस वगैरह देख सकता है, वो सब देख लेगा, ठीक है ना। तो ये सारी एक चीजें होती हैं जो हमें मदद देती हैं कि कब हमें भी अगर इस तरीके से कभी किसी नोटिस का रिप्लाई ड्राफ्ट करना हो तो हमें कौन कौन से केस लॉस का जो है मदद लेनी है, तो कैसे कैसे जो है केसेस जो है चल रहे हैं, उसमें हाई कोर्ट क्या डिसीजन सुना रहा है, सुप्रीम कोर्ट की कौन कौन सी जजमेंट का हम जो है रेफरेंस ले सकते हैं, ये बहुत सारे मुद्दे जो है निकल के आते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके के कुछ आईटीसी मेनली मुद्दा जो है डिपार्टमेंट के बाद आईटीसी को बहुत फोकस्ड रहता है, आईटीसी को एक मेनली जो देखा जाता है ध्यान में रखा जाता है,
सप्लाई को तो देखा ही जाता है कि सप्लाई के ऊपर तो टैक्स ठीक है आ रहा है, लेकिन आईटीसी कोई ऐसा आईटीसी तो नहीं है जो ले लिया, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट की निगाहें रहती हैं। तो इसको हमें भी अपने रिप्लाई ड्राफ्ट करते हुए भी इन चीजों के ऊपर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत।